हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम लोकतंत्र का पार्ट 4 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं और हमने ये चीज़ जानने की कोशिश की लोकतंत्र का इतिहास कैसा रहा है, उसने कैसे डेवलपमेंट किया है, किन किन देशों पर उसका क्या असर रहा है। अब हम इस पार्ट से समझेंगे कि इस पार्ट से हम समझेंगे लोकतंत्र का संकल्पनात्मक परिवार, स्वायत्ता, अधिकार, समानता और स्वतंत्रता और इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो हम इसके पॉइंट 1 से शुरू करते हैं। लोकतंत्र की संकल्पना को किसी वैचारिक समूह के एक भाग अथवा संकल्पनाओं के एक परिवार के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें अधिकारों, स्वतंत्रता व समानता की संकल्पनाएं सबसे प्रमुख है। इनको सुदृढ़ करना ही व्यक्तिवाद व व्यक्तिक स्वायत्तता का सिद्धांत है, जो कि आरंभिक उदारवादी परंपरा में विकसित हुआ है, विशेषकर थॉमस हॉब्स व जॉन लॉक के लेखों में। यहाँ पे वो थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के लेखों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार उनके लेखों में स्वतंत्रता का विचार आया है। लेकिन इसको समझने से पहले हम कुछ लाइनें और पढ़ लें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, स्वायत्तता का सिद्धांत उस मूल्य को अभिव्यक्त करता है जो हम अपने निजी विशिष्ट व्यक्तियों, निर्णयों व जीवन विकल्पों पर नियंत्रण रखने से जोड़ते हैं। व्यक्ति स्वायत्त अस्तित्व में है, बुद्धिसंगत विचार में सक्षम और इसी कारण यह निर्धारित करने में सक्षम कि उनके लिए क्या उत्तम है। तथापि जबकि हम स्वयं के लिए कार्यशील व्यक्ति हैं, हम समूहवाचियों अथवा संघों के सदस्य भी हैं और इनमें लिए जाने वाले निर्णय हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार इन निर्णयों को लिए जाने में भाग लेने का हक रखते हैं और इसमें आत्मनिर्णयन कार्य वैसे ही शामिल है जैसे कि अपनी जीवन यात्रा व अन्य व्यक्तिगत मामलों के बारे में हम अपने निजी जीवन में निर्णय स्वयं लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्यापक उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत में स्वायत्तता, स्वतंत्रता व समानता ही लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत की आधारशिला बनाते हैं। स्वतंत्रता की संकल्पना के साथ स्वायत्तता का सिद्धांत ही जनप्रिय सरकार के महत्व को बताता है। हमने ये इकट्ठे इसलिए पढ़ा है ताकि हम चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। आपको समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए पॉइंट्स चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला स्टार्टिंग से कि लोकतंत्र एक परिवार है, उसके 4 सदस्य हैं, ठीक है। और उन्होंने ये बात अपने फर्स्ट पॉइंट पे समझाई है कि व्यक्तिवाद या फिर व्यक्तित्व स्वायत्तता का सिद्धांत ये मजबूत करता है और व्यक्ति के विकास में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आरंभिक उदारवादी परंपरा के बारे में ये कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये क्लासिकल लिबरलिज्म के समय में शुरू हुआ और ज़्यादातर हमें इसका जो हम देख सकते हैं लेख हमें कहाँ मिलते हैं, ये थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के राइटिंग्स में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि जो हमारा स्वायत्तता का सिद्धांत है वो हमारी अभिव्यक्ति को बताता है, क्योंकि अगर हम स्वायत्त नहीं होंगे तो हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कैसे प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। कहते हैं कि हमें जो हमारा जो निजी जीवन होना चाहिए, उसके जो निर्णय होने चाहिए, इसका नियंत्रण हम खुद से रखेंगे, हम उससे जुड़ाव हमें महसूस होना चाहिए, तभी हम अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे। क्योंकि हमारा जो बुद्धिसंगत विचार है, हम उसमें सक्षम हैं, हम अपने कार्यों में सक्षम हैं, तो हमें अपनी चीज़ों पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो अपने नेक्स्ट पॉइंट में भी बोलते हैं कि हम स्वयं के लिए कार्यशील व्यक्ति हैं, हम समूहवाचियों अथवा संघ के सदस्य भी हैं और इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। देखो उसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सपोज़ आपका कोई कॉलेज स्कूल में, चलो मानो कि कोई ग्रुप था, ठीक है। उस ग्रुप के कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमको रेगुलर कॉलेज करना है और हमको रेगुलर कॉलेज नहीं करना है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज से रहा है, कुछ का ग्रेजुएशन नॉन रेगुलर कॉलेज से भी रहा होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि हमारे निर्णय उन लोगों व उन संघों के सदस्य होने से भी बदलते हैं, वो हमें जीवन में काफ़ी प्रभावित करते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पढ़ाई में अपने एमए को कंटिन्यू करके साथ में कुछ और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जिनका फोकस सिर्फ एकेडमिक्स में है। कुछ लोगों के दोस्त ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि एकेडमिक्स भी साथ करें और कुछ और भी साथ करें, कुछ बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, कुछ को मास्टर डिग्री करने का शौक़ होता है। तो ये चीज़ें हमारी
समूह का, हमारे संघ के लोगों का हम पर प्रभाव पड़ता है, हमारे खुद की सोच का प्रभाव पड़ता है कि हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं। कुछ लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से अलग रहना पसंद करते हैं। कुछ को लगता है कि हम उनके साथ रहकर अपना विकास कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बताते हैं कि हम अपने निर्णय लेने के लिए, अपने जीवन के विकल्पों को चुनने के लिए हम सक्षम होने चाहिए, और हम अपने जीवन पे नियंत्रण हमारा ही हो, और हमारा उस निर्णय से जुड़ाव भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो कहते हैं कि इन निर्णयों को लिए जाने में भाग लेने का हक रखते हैं, और आत्मसम्मान निर्णय कार्य वैसे ही शामिल है जैसे कि जीवन यात्रा व अन्य व्यक्तिगत मामलों के बारे में निजी जीवन में निर्णय लेते हैं। मैं भी आपको इस बारे में बिल्कुल समझा चुकी हूँ कि हम अपने निजी जीवन में कैसे निर्णय लेते हैं और किस प्रकार हम प्रभावित रहते हैं उनसे। हमारे नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो हमारा व्यापक उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है, वो स्वायत्तता, स्वतंत्रता व समानता ही लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत की आधारशिला बनाते हैं। उन्होंने बोला है कि व्यापक उदारवादी सिद्धांत का मानना है कि जो लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत है, जो लोकतंत्र ने अपना उदारवादी सिद्धांत अपनाया, आपको इसमें मीनिंग समझ में आ रही होगी कि व्यक्तिवादी लोकतंत्र अलग बात है, व्यक्तिवादी उदारवादी अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र द्वारा उदारवादी जो सिद्धांत को अपनाया गया उसका जो बेस है वो है स्वायत्तता, स्वतंत्रता व समानता। फिर वो कहता है कि स्वतंत्रता की संकल्पना के साथ स्वायत्तता का सिद्धांत ही जनप्रिय सरकार के महत्व को बताता है। उन्होंने बोला कि देखो, स्वतंत्रता होगी तभी लोग स्वायत्त होंगे, और स्वायत्तता का सिद्धांत ही आपको बताएगा कि कौन सा व्यक्ति या कौन सी सरकार चुनी गई है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव होता है, और चुनाव होने का सीधा सा मतलब होता है कि लोगों के पास शक्ति है अपना निर्णय लेने की, और उन्होंने निर्णय लिया है, और तभी वह पार्टी अपनी सरकार बना पाई है। इसका मतलब ये हुआ कि वह जनप्रिय हुई। ज़रूरी नहीं है कि 100% हो, बहुत ऐसा कम केसेस होता है कि कोई भी पार्टी 100% सभी लोगों को पसंद है, लेकिन वो एक मैक्सिमम नंबर होता है कि हाँ, आप इस नंबर मिनिमम नंबर होता है कि इस मिनिमम नंबर के बाद आप सरकार बनाने के लिए रेडी हैं या आप बना सकते हैं। ये एक मिनिमम नंबर या कोटा आपको टच करना है। जहाँ पे वही चीज़ें बताई गई है कि इन चीज़ों से हमें पता लगता है कि कौन सी सरकार जनप्रिय है, कौन सी नहीं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जैसा कि जॉन लॉक के लेखों में सरकार को व्यक्ति के अधिकारों व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देनी होगी, और यह सरकार का ही काम है कि व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति को अन्य व्यक्ति व राज्य द्वारा गुप्त रूप से क्षति पहुंचाए जाने किससे बराबर रक्षा करे। यह निश्चय पूर्वक कहता है कि सभी व्यक्ति मनुष्य होने के नाते इन अधिकारों से समान रूप से संपन्न है। जॉन लॉक का ऐसा मानना है, क्योंकि आपको पता है जॉन लॉक काफ़ी व्यक्तिवादी थे और वो संपत्ति के प्रति काफ़ी उनके लेख मिलते हैं हमें। तो कहते हैं कि जो सरकार है उसे व्यक्ति के अधिकारों और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी लेनी है, और उसे ये भी गारंटी देनी होगी व्यक्ति को कि उसके जीवन, उसकी स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति, उसकी निजी संपत्ति किसी के द्वारा नुकसान ना पहुंचाई जाए, चाहे वह कोई अन्य व्यक्ति हो, चाहे वह संस्था सरकार की ही क्यों ना हो, या गैर सरकारी संस्थाएं भी, मतलब कोई भी उनको नहीं नुकसान पहुंचा सकता। अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसकी रक्षा करने का काम भी सरकार का ही है। और फिर वो कहते हैं कि सभी व्यक्ति मनुष्य होने के नाते अधिकारों को समान रूप से संपन्न है। यहाँ पे सभी व्यक्तियों की उन्होंने बात की, आपको याद होगा कि कैसे जब हमने लोकतंत्र की शुरुआत की थी तो लोकतंत्र में कुछ अधिकार थे और वो कुछ ही लोगों के पास थे। जैसे हम फ्रांस का एग्जांपल लें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रांस का जो हमारा एक वीडियो हमारे ही चैनल पर है, अगर आपको समझना हो फ्रांस के इतिहास के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि लोकतंत्र आप समझना चाहते हैं तो एक बार फ्रांस के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, स्पेशली फ्रांसीसी क्रांति, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई, जब लुई 16 से सत्ता छीन ली गई, तो वहाँ पर जो अधिकार था वो कुछ लोगों के हाथ में गया जिनके पास संपत्ति थी, और महिलाओं को तो संपत्ति हो या ना हो सबके बराबर ही माना जाता था, उनका अधिकार नहीं दिए जाते थे। लगभग 200 सालों का उन लोगों ने संघर्ष किया, तो पहले दासों को मिला, फिर महिलाओं को मिला। तो यहाँ पे उन्होंने सभी व्यक्ति बोला, यहाँ पे उन्होंने कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि व्यक्ति कौन है कौन नहीं है। उन्होंने व्यक्ति और मनुष्य इन दो शब्दों का प्रयोग करके बताया कि अधिकार पे सबका अधिकार है और कोई भी व्यक्ति अधिकारों से वंचित नहीं रह सकता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। परंतु राजनीतिक निर्णयों के लिए
लिए जाने में समानता कैसी लाई जाए। लोकतांत्रिक सिद्धांतवादी प्रत्याशित समानता अथवा पश्चिमोन्मुख समानता के बीच में भेद करते हैं। देखो यहाँ पे लोकतांत्रिक सिद्धांतवादी जो सिद्धांत मतलब थ्योरिस्ट हैं जो, ठीक है, उनके मन में क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक निर्णयों में हम समानता कैसे लाएं। और आप भी जानते हैं कि राजनीतिक निर्णयों में समानता लाना थोड़ा सा मुश्किल है, वो क्योंकि वो सिर्फ एक किसी खास ग्रुप को नहीं दे सकते, और हमारा जो समानता जो शब्द है वो अपने आप में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और अलग अलग थ्योरिस्ट ने उसे बहुत अलग अलग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश भी की है। क्योंकि हम असमानता भी बहुत मुश्किल, आप किसी कोई बच्चा है, उसको समान अधिकार नहीं दे सकते कि एक बुजुर्ग या फिर एक 20 साल का या 25 साल के व्यक्ति को दिया जाए। क्योंकि समानता का मतलब है कि वो भी वोट डाले, समानता का मतलब है वो भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करे, समानता का मतलब है कि उसे भी वो सभी अधिकार दिए जाए जो कि एक अडल्ट को दिए जा सकते हैं। या फिर आप महिला के समानता को कैसे सुनिश्चित करेंगे, तो यहाँ पे वही कहते हैं कि क्योंकि हम राजनीतिक निर्णयों की बात करते हैं और ये सभी चीज़ें उसमें अंतर्निहित होती है, तो अंतर्निहित होने के साथ साथ हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि कोई भी ग्रुप वंचित ना रह जाए। तो वो भेद करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए, तो यहाँ पे दो थ्योरीज हैं। यहाँ पे प्रत्याशित समानता तब आती है, इन्होंने बोला, जब लिए जाने वाले किसी निर्णय में प्रत्येक नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के परिणाम को प्रभावित करने के एक समान अवसर लेकर चलता है, और कोई भी व्यक्ति या समूह किन्हीं ऐसी विशिष्ट अयोग्यताओं से ग्रस्त नहीं रहता कि जो उन्हें निर्णय लिए जाने से रोकती है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो भी कोई देश है, कोई शहर है, वो उसमें जो भी व्यक्ति है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो भी निर्णय लिए जाएंगे, अगर उससे उसे वंचित किया जाएगा तो वो असमानता कहलाएगी, और उसको वो समान अवसर दे दिए जाएंगे तो वह समानता कहलाएगी। उन्होंने बहुत क्लियर करने की कोशिश की। वहाँ पे उन्होंने जेंडर और अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन को भी साइड रखा। उन्होंने बोला है कि जो ही निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाएंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा लिए जाएंगे, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में बात करें, तो अगर चुनाव होता है तो आप चुनाव में किसी व्यक्ति को ये बोलकर नहीं कर सकते कि आपके साथ हम रेसिज्म है, यानी कि आप कलर में काले हैं, या फिजिकली ठीक नहीं है, या फिर आप मेंटली ठीक नहीं है, या फिर आपकी उम्र 18 होने के बावजूद आप स्कूल नहीं जाते हैं, या फिर ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, मतलब कुछ भी एनी पॉइंट कि आपकी हाइट छोटी है तो हम आपको ऐसे नहीं कर सकते, या फिर बोल सकते हैं कि इस शहर के लोग वोट नहीं देंगे, बाकी सब वोट देंगे। तो क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है वोटिंग, तो इसमें आप किसी भी रूप में नहीं, क्योंकि थर्ड जेंडर के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो थर्ड जेंडर को ये बोलकर तो नहीं कहा जा सकता ना कि आप वोट नहीं डाल सकते, कि आप एक थर्ड जेंडर या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यही होता है कि इसमें उनको समान अवसर दिए जाएंगे, वो अपना निर्णय स्वायत्त होकर लेंगे कि उन्हें क्या निर्णय लेना है, कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार उनके पक्ष में है, कौन सी पार्टी सरकार उनके विपक्ष में है। तो ये चीज़ बताता है कि ये होता है कि किसी को भी विशिष्ट अयोग्यता से ग्रस्त होने के बावजूद एक असमानता का अवसर दिया जाना उसके निर्णय लेने से रोकती है उसे, और ये एक असमानता की खूबी है, वो उस चीज़ को बताते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि पश्चिमोन्मुख समानता साधित होती है, मतलब पश्चिमोन्मुख समानता है जो उसका मानना है, यदि ऐसे किसी निर्णय में जो पहले ही लिया जा चुका है, हम कह सकते हैं कि सभी ने समान रूप से निर्णय को तय किया है। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि पहले तो हमने ये देखा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी है, वो फेयर है कि नहीं है, उसमें सबको समान अवसर दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। दूसरा, फिर हम ये देखेंगे कि जो निर्णय लिया जा चुका है, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि निर्णय सर्वसहमति से लिया गया है तो सबको समान अवसर दिए गए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अब यह स्पष्ट है कि अधिकांश स्थितियों में यह कहना मुश्किल होता है जब तक कि निर्णय निर्विरोध ना रहा हो, परंतु क्योंकि निर्विरोध निर्णय अपेक्षाकृत कम ही हुआ करते हैं, तो बहुमत द्वारा निर्णय ही मात्र ऐसी प्रक्रिया है जो लोकतंत्र की कसौटी पर खड़ी उतरती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आखिरी पॉइंट है ये आपको बिल्कुल क्लियर समझा रहा है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बोला है कि अगर निर्णय निर्विरोध है, मतलब ठीक है भाई, सर्वसहमति से लिया गया। जैसे एक, अब मैं आपको इसका इंडिया में एग्जांपल देती हूँ कि जीएसटी काउंसिल में आज तक
जितने भी डिसीजंस लिए जाते थे वो सब डिस्कशन करके ही लिए जाते थे। कोई भी व्यक्ति मतलब कभी भी उनको वोटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि प्रावधान है जीएसटी काउंसलिंग में वोटिंग का, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्कशन करके अपने निर्णयों को ले लिया करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जीएसटी काउंसिल में कि लॉटरी जैसे मुद्दे पर वोटिंग की ज़रूरत पड़ी। और और ये दिखाता है कि यहाँ पर बहुमत द्वारा कैसे, मतलब क्योंकि जिन राज्यों में लॉटरी होती थी तो उन राज्यों को जीत मिली, तो यहाँ पे दिखाता है कि बहुमत में कैसे निर्णय को हम बोल सकते हैं कि हम बहुमत से कैसे निर्णयों को प्राप्त कर सकते हैं। और यही दिखाता है कि लोकतंत्र कितना मैच्योर है और कितना मैच्योर नहीं है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आज तक वोटिंग नहीं हुई तो कभी नहीं होती, ये ज़रूरी नहीं है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है, आप सबको वो चीज़ अच्छी लग रही है तो निर्विरोध हमने निर्णय ले लिया है। लेकिन अगर किसी ने विरोध किया है या बहुमत द्वारा हुआ है निर्णय, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र खराब है, बल्कि ये है कि लोकतंत्र काफ़ी मैच्योर है और वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स यानी अपने विरोध को भी एक्सेप्ट करता है। ये इन चीज़ों को ही दिखाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, यह ऐसा करती है क्योंकि यह प्रत्याशित समानता की शर्त को पूरा करती है, अर्थात कि हर व्यक्ति निर्णयों को निश्चित करने के एक समान अवसर लेकर चलता है और प्रश्नोन्मुखी समानता के लिहाज से सर्वोत्तम भी है, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि अन्य सभी की अपेक्षा अधिकतर लोगों ने विजयमान विकल्प का पक्ष लिया है। नेक्स्ट, यद्यपि स्वतंत्रता व समानता ही लोकतंत्र की उदारवादी परिकल्पना की आधारशिला बनाते हैं, एक न एक पर अधिक दबाव लोकतंत्र को बहुत भिन्न दिशाओं में ले जाता है। यहाँ पे देखिए बोला गया है, मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर हमने निर्णय निर्विरोध लिए हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर निर्णय बहुमत से लिया गया है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि मैच्योरिटी कितनी है आपके लोकतंत्र में। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि हर व्यक्ति निर्णय को निश्चित करने के एक समान अवसर को लेकर चलता है। ये बात बताती थी कि सबको समान अवसर देना है, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसका निर्णय कैसे होगा। यहाँ तक की बात सही थी। उसके बाद प्रश्नोन्मुख समानता का कहना है कि ये तरीका ही सर्वोत्तम है, इससे जो भी निर्णय प्राप्त होगा आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, चाहे वो अल्पमत या बहुमत से आए, चाहे वो निर्विरोध आए या किसी भी तरीके से आए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि यद्यपि स्वतंत्रता व समानता ही लोकतंत्र की उदारवादी परिकल्पना की आधारशिला बनाते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता व समानता ही है जो लोकतंत्र की उदारवादी परिकल्पना है, जो लोकतंत्र को इतना महान बनाते हैं। वो ये दो कारण हैं, स्वतंत्रता व समानता, और उसी की आधारशिला से लोकतंत्र काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। लेकिन ये भी कई बार देखा गया है कि ये आपस में भी एक दूसरे पर दबाव बनाते हैं और लोकतंत्र काफ़ी दिशाओं में भी चलता हुआ नज़र आता है। हम इसको समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट से। इस प्रकार यदि हमारा प्रारंभ बिंदु ही स्वतंत्रता का सिद्धांत हो तो हम व्यक्ति के अधिकारों व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व देंगे, और यह तर्क देने का प्रवृत्त भी कर सकती है कि राज्यों को समाज में एक सीमित व अल्प भूमिका ही निभानी चाहिए, तथा उसको हम पर उत्तम जीवन अथवा संपूर्ण समाज का कोई विशिष्ट दृष्टिकोण नहीं थोपना चाहिए। स्वतंत्रता केंद्रित दृष्टिकोण ने सिद्धांतवादियों को यह तर्क प्रस्तुत करने को प्रवृत्त किया है कि राज्य के लिए यह विधि विरुद्ध है और अन्यायपूर्ण होगा कि वह अभागे नागरिकों हेतु निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त जन सेवाएं प्राप्त कराने के लिए अपने संपन्न नागरिकों पर कर लगाए। नेक्स्ट हमारा, यदि फिर भी समानता ही हमारी परिकल्पना का प्रारंभ बिंदु है तो हम ये तर्क रखेंगे कि औपचारिक राजनीतिक समानता का उपयोग कम है, जब तक कि व्यक्ति वे क्षमताएं वास्तव में नहीं रखते जिनके द्वारा वे जीवन योजनाओं को निर्धारित कर सकें। अतः यदि हम उस नियंत्रण को बढ़ाना चाहेंगे जो कि लोग अपने जीवन पर रखते हैं, तो हमें सर्वप्रथम उन अहिंताओं को दूर करना होगा जिससे वह जाति व वर्ग की सामाजिक आर्थिक असमानताओं के चलते ग्रस्त है। देखिए यहाँ पर इन्होंने दो पॉइंट्स रखे हैं। एक साइड उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बोला है, एक साइड उन्होंने समानता के बारे में। स्वतंत्रता के बारे में बोला, अगर हम स्वतंत्रता की तरफ ध्यान देते हैं तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, और अगर हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, वो अपने लिए काम खुद कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति सरकार जैसी संस्था क्यों चाहेगा
या राज्य जैसी संस्था क्यों जाएगा? इससे क्या होगा कि राज्य जैसी संस्थाएं कम हो जाएंगी, और किस व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा कितनी है ये निर्धारित कैसे की जा सकेगी? फिर अनार्की जैसी व्यवस्थाएं भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे बोला गया कि क्या हम बिना सरकार जैसी संस्थाओं के अपने डिसीजंस को या अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकते हैं? शायद नहीं, आप भी जानते हैं ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट में वो ये बोलते हैं कि अगर चीज़ें स्वतंत्रता केंद्रित ही होंगी तो वो लोग, जो व्यक्ति किसी भी कारण से बाकी व्यक्तियों जैसे नहीं है, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी कारण से, तो उनको अपनी स्वतंत्रता एंजॉय करने का हक क्यों नहीं है? यहाँ पे वो चीज़ बताई गई। अगर सरकार इन लोगों के लिए कुछ योजना बनाना चाहती है तो उन्हें तो फिर बाकी लोगों से कर वसूलना पड़ेगा, लेकिन कर वसूलना तो किसी एक प्रकार के बंधन के यहाँ पे बंधन के बराबर ही दिखाया गया है। तो यहाँ पे फिर दूसरा डिबेट आता है समानता की, कि अगर हम समानता की ही बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वह लोग जो अपनी क्षमताओं में सबके जैसे नहीं है या बराबर नहीं है, तो फिर उनका क्या होगा और उन व्यक्ति से समान व्यवहार कैसे किया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता और समानता आपस में कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकती हैं और करती भी हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि समानता की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से वर्ग हैं जो समान नहीं हैं, उनको समान लाना ही पड़ेगा हमें। जो सामाजिक या आर्थिक रूप से असमान है या किसी भी कारणों से वो असमान है, तो उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, उस नियंत्रण को बढ़ाना पड़ेगा जो समानता स्थापित करेगी। के बारे में दो डिबेट्स चलती हैं, और आप जानते हैं जैसे हमने ऊपर भी अभी देखा कि ये दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाती हैं, लोकतंत्र को कई दिशाओं में मोड़ सकती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लोकतंत्र हमेशा अलग अलग दिशा में जाएगा तो वो गलत डिसीजन ही लेगा। नहीं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी मैच्योर हो गया है समय के साथ। और प्लस ये दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाकर भी लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं, ताकि सिर्फ स्वतंत्रता की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्रता कभी ख़त्म ना हो। और हम समानता की जब बात करते हैं तो हम यहाँ देखें कि व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्र भी रहे और स्वतंत्र रूप से समानता भी इंजॉय करे। तो ये चीज़ें लोकतंत्र को मैच्योर बनाती है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन रिंग को प्रेस ज़रूर कीजिए। देखिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हमारे चैनल से कोई इशू है, ठीक है, आप वहाँ पे हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम से कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारे पढ़ाने के तरीके में आपको सजेशन है, आप हमें हेल्प करना चाहते हैं, या कुछ भी, अगर आपको कोई हमने जो पढ़ाया उससे कोई प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे वहाँ पे। अगर आपके कोई और भी इश्यूज़ हैं तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या फिर जो इसमें हम और भी क्लासेस के लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस के लिए भी। तो आप उन अपने छोटे भाई बहन हैं या जो भी आपकी जिनको भी आप जानते हैं जो पढ़ाई करते हैं, उन सबसे शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।